अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। ईरान अमेरिका जंग हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक होती जा रही है और जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से एक एक करके मुख्तलिफ ममालिक की इस जंग के अंदर एंट्री होती जा रही है, उससे तो ज़ाहिर साफ लग रहा है कि ये जंग बहुत लंबी चलने जा रही है। और आज जो आपको खबर दी थी कि जेर ज़मीन एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा भी ईरान के पास मौजूद है मिसाइलों का, और ईरान को कोई असले का मसला भी नहीं है। अब एक तो ईरान ने जो हमले किए हैं और जितने खतरनाक हमले किए वो आपके सामने रखने हैं। फिर इस जंग के अंदर बाकी ममालिक तो फंसे हुए हैं। पाकिस्तान किस तरह से फंस गया है, भारत किस तरह से फंस गया है, और भारत का जहाज जो तबाह हुआ है उस हवाले से भी बात करनी है। बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहली खबर पाकिस्तान के हवाले से सुन लें। खबर ये है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आपको पता है श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई हुई थी और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस देकर बाहर हो गया था। अब वहां से पाकिस्तान की टीम निकली और वो यूएई पहुंची। यूएई से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वापस आना था। अब आपको पता है पिछले 6 दिनों से एयर स्पेस बंद है, कोई आ नहीं सकता। इवन जो है वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो फंसी हुई है। बेशुमार क्रिकेट की टीमें जो है वो फंसी हुई है। आज इंग्लैंड और भारत का मैच था, बड़ा शानदार मैच था। भारत ने 254 रन बनाए और उसके जवाब में जो है वो इंग्लैंड भी बड़ा करीब पहुंच गया था, लेकिन वो 7 रन से जो है वो भारत जीत गया। तो ये एक वर्ल्ड कप चल रहा है और इस वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो जंग शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो फंसी हुई है अबू धाबी के अंदर और निकल नहीं पा रही। कोशिश की गई कि पाकिस्तान की टीम को ओमान के रास्ते निकाल लिया जाए। ओमान ने पाकिस्तान को क्रिकेट टीम को जो है वो वीज़ा ही नहीं दिए। अब जहां पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का होटल है वहां पर धमाके हो रहे हैं, शदीद खौफ हरास, यानी एक टॉर्चर है ना। देखिए, आप किसी शहर में रह रहे हूं और आपको पता ही ना हो किस वक्त कहां पर हमला हो जाए, तो एक टॉर्चर तो होता है। इसीलिए तो लोग पैनिक कर गए ना, और पूरा यूरोप और जो अमेरिका के लोग थे मिडिल ईस्ट के अंदर, उन्होंने निकलना शुरू कर दिया। एक बुरी खबर ये है। अब दूसरी खबर भी साथ ही सुन लें। खबर ये है कि इससे पहले आपको बताया था जो पेट्रोलियम मसनूआत है, पेट्रोलियम मसनूआत बड़ी तेजी से पाकिस्तान में अभी तो रिजर्व मौजूद है, लेकिन अगर ये मामला लंबा चलता है तो फिर मसला बन सकता है। अब ये जो एक असल मसला है, आज कतर की जानब से ये अनाउंस किया गया कि वो एलएनजी की जो सप्लाई है वो बंद कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा यानी काफ़ी सारे पावर प्लांट्स हैं बिजली बनाने वाले। सोलर को तो अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता ना। वो तो जो ये ग्रीन नेट मीटरिंग वाले थे उनके मुआहदे ख़त्म किए जा रहे हैं और ज़ाहिर है अब महंगी बिजली बेची जाती है, महंगी बिजली जो है वो बनती है पाकिस्तान के अंदर। एलएनजी एलएनजी के लिए पाकिस्तान के जो 8 कार्गो थे ना, 8 कार्गो वो आने थे मार्च के महीने के लिए, इस महीने के लिए सिर्फ 2 आए हैं, सिर्फ 2, 6 नहीं आए। और अब क्योंकि कतर ने बंद कर दिया है, अब कोई पता नहीं ये कब जंग खत्म होगी, कोई पता नहीं कब जो है वो समंदरों के अंदर तिजारत हो सकेगी। तब तक क्या होगा, क्या एलएनजी इतनी पाकिस्तान के पास है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर उसको जो है वो ऑल्टरनेटिव उसको इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। और ज़ाहिर है फिर उससे फिर लोड शेडिंग और वो सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए अगर तो पेट्रोलियम मसनूआत कम हुई तो फिर भी ज़ाहिर है बड़ी मुश्किलात होंगी लोगों को सफ़र करने में। सफ़र करना तो एक ज़ाती किसी का सफ़र करना तो छोटी बात है, फिर सारी चीज़ें ही पूरा मुल्क की बिजली से लेकर कारखानों से लेकर गाड़ियाँ आगे पीछे ट्रांसपोर्ट टोटल सिस्टम एक एक चीज़ का मंडियों तक पहुँचना, वो तो आपको पता है डीजल या पेट्रोल पर ही चल रहा होता है। तो वो मसला हो सकता है। ऊपर से बताया गया कि अगर ये ना पहुंचा, जो कि नहीं पहुंचने जा रहा, तो फिर एक सीवियर किस्म की पाकिस्तान में बिजली की भी लोड शेडिंग हो सकती है। तो पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ना भी हो तो इससे जंग के अंदर इनडायरेक्ट पाकिस्तान का नुकसान होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे भारत कैसे? एक तो भारत की किस्मत के अंदर ये लिख दिया गया कि इनके तैयारे तबाह होने ही होने हैं। अभी कुछ भारतीय खुश होना शुरू हुए थे कि देखो जी वो अमेरिका हमें ताने दे रहा था और अमेरिका के अपने जहाज गिरना शुरू हो गए। आज खबर क्या आई है, भारत का एक Su-30 MKI
त्यारा है, फाइटर जेट है, ये 4th जनरेशन का कदर है बेहतर अच्छा त्यारा था। अब वो जो बाकी त्यारे थे वो तो गिरते ही थे भारत के, उड़ते हुए फ्लाइंग कॉफिन्स उनको कहा जाता था, लेकिन ये त्यारा आज उनका जो है वो लापता हो गया था और ये 4th जनरेशन का लड़ाका त्यारा था। अब खबर ये आई है कि ये त्यारा चाइना के बॉर्डर पर क्रैश हो गया है। अब ये समझ से बाहर है। अभी तक भारतीय मीडिया ने भी इसकी तस्दीक तो कर दी है, क्रैश हो गया, लापता होने की भी तस्दीक की थी। कैसे क्रैश हुआ है ये पता नहीं लग सका, क्योंकि भारत ने किया क्या है, देखिए ना, भारत ने क्या किया है, बड़ी ज्यादती की है। यानी अमेरिका से गालियां भी खाता है और अमेरिका की टीसी करने के लिए मोदी ने ईरान की जो शिप थी उस पर उन्होंने हमला करवा दिया। अमेरिका को अपना समंदरी हदूद को इस्तेमाल होने के लिए दी। उनकी सबमरीन्स ने जो ईरान का बैरी बेड़ा था उस पर कर दिया हमला। श्रीलंका इस सारी सिचुएशन के अंदर ईरान के लोगों को बचाने के लिए आया और आज श्रीलंका ये कह रहा है श्रीलंका हैज इवैक्यूएटेड 208 यानी 208 जो क्रू मेंबर थे ईरानियन नेवल विसल पर, उनको उन्होंने रेस्क्यू किया है। लोग ज़ाहिर डूबे हैं, तबाह हुई है शिप, तो जानी नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन इसके अंदर भारत का इंतहाई गन होना। देखिए, ईरान ने भारत यानी पाकिस्तान में से और भारत में से अगर ईरान को चूज करना होता था माजी में, तो वो भारत को चूज करते थे। चाबहार बंदरगाह से लेकर कलभूषण यादव से लेकर फिर ईरानी तेल और भारत। लेकिन अब सिला मोदी ये दे रहा है, यानी किसी को भी सिला ये दे रहे हैं कि वो ईरानियों के ही जो उस समंदर के अंदर बैरी बेड़े हैं, अमरीकियों को इजाजत दे रहे हैं और फिर मुकर जाते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं वो हमने तो नहीं दिया, हमारी तो नई समुद्री हदूद इस्तेमाल हुई। तो बहरहाल ये इनके जो है वो काले करतूत है जो इस वक्त सामने आ रहे। सऊदी अरब की जानब से जिन पर खुद पर हमला हो रहा है, उनकी जानब से एक मुज़म्मती बयान जारी किया गया जिसमें उनकी जानब से कहा गया है कि जो अज़रबैजान और तुर्की पर हमले हो रहे हैं उनकी वो मजम्मत करते हैं और इसको बिल्कुल वो कहते हैं हम जस्टिफाई नहीं करते कि वो कहें कि अमेरिकन अड्डे हैं तो इसलिए हम हमले करेंगे, ईरान को ये हमले रोकना होंगे। जबकि खबर ये है कि आज इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के सदर हैं और रजब तैयब एर्दोगान जो कि तुर्की के सदर हैं, दोनों का आपस में रब्ता भी हुआ है, क्योंकि आज फ्रांस ने अमेरिका को इजाज़त दे दी थी अपने अड्डे इस्तेमाल करने की। तो तैयब एर्दोगान ने उनसे कहा कि आप प्लीज़ इस सारे मामले के अंदर मसाहलतकार बने, आप इस जंग को ख़त्म करवाने के अंदर जो है वो अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो किरदार अदा करें। तो दोनों के दरमियान रब्ता हुआ। तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमें इस वक्त बजाय इसके कि इस जंग के अंदर घुस जाएं, हमें इस जंग को रुकवाने की और मुज़ाकरात के टेबल पर लाने की कोशिश करनी होगी। अच्छा जी, अब खबर सुनिए। 2 रिपीटेड और मुसलसल आज हमले हुए हैं अबू धाबी के अंदर। इससे पहले मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम उधर फंसी हुई है। अब जनाब वहां पे अबू धाबी जो शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके करीब, और इससे पहले भी एयरपोर्ट, तो ये एयरपोर्ट के करीब जो है करीब तरीन बड़े यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा हमले भी रिपोर्ट हुए हैं। और जबकि ट्रंप की जानब से आज एक इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं ये चाहता हूं, मेरी ये कोशिश है, मेरा ये हदफ है कि जो भी रजीम आए, ये आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत के बाद जो नया सुप्रीम लीडर आए, जो भी लीडर आए वो मेरी मर्जी का होना चाहिए। ट्रंप कहता है कि मेरी ये ख्वाहिश है और मैं ये चाहूंगा कि जो भी ईरान के अंदर अब नई हुकूमत आए या नया सुप्रीम लीडर आए वो मेरी मर्जी का हो। लेकिन बड़ा वाज़ेह आज बार बार जो बयान रिपोर्ट होते रहे ना मुख्तलिफ जर्नैलों के जरिए, मुख्तलिफ सफारतकारों के जरिए, वो यही थे ईरान की जानब से कि अब इनको वो सायरन सुनने की, मिसाइलों की आवाज़ सुनने की आदत डालनी पड़ेगी और हम इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल चीज़ें ख़तरनाक हो रही हैं। वो ममालिक, हमारे जैसे ममालिक और वो मुल्क जिनको लग रहा था भाई ईरान है ना ठीक है, आपको याद होगा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था अगर ईरान के अंदर जंग लगी, ईरान पर हमले हुए तो पूरी दुनिया का उस पर इम्पैक्ट आएगा। इस तरह अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए तो फिर पूरी दुनिया को सफ़र करना पड़ेगा। पूरी दुनिया खुश थी, आप पूरी दुनिया सफ़र करिए इंक्लूडिंग पाकिस्तान। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।